जैसे कबीर जी की दो लाइनें मैं आपको बताऊं, सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। इसको सुनने के बाद भी क्या कोई रजाई में बैठ के या कंबल में बैठ के इस मौसम का आनंद ले सकता है? मुझे लगता नहीं। तो उन्हें कोई भी आंधी तूफान बारिश मेरे इरादों को कमजोर नहीं कर सकती। जब इतनी बड़ी क्रूर फासिस्ट व्यवस्था से मैं लड़ रहा हूं, तो ये बारिश और ठंड और बर्फ और ये चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं। मेरे दिमाग में जो विचार है मेरे महामानवों का, जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उसमें इतनी आग है कि अगर यहाँ -40 भी टेम्परेचर होगा, आप मुझे यहाँ ऐसे ही बैठे हुए देखेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़े लोग फोन करते हैं कि बसोतरा साहब वहाँ बैठे हैं तो क्या बनेगा। मैं उनको बोलता हूँ बने या ना बने ये क्वेश्चन क्यों पूछते हो? क्या आप इसके हिस्सेदार बनना चाहते हो? अगर बनना चाहते हो तो बन क्यों नहीं रहे? नहीं बनना चाहते तो कारण बताओ। ना उनके पास नहीं बनने का कारण है, ना उनके पास यहाँ आने का कोई बहाना है। जितने मर्जी उनकी बेइज्जती हो जाए, उनको शरेआम जूते पड़ जाए, लेकिन वो हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदू धर्म से अलग नहीं पहचान बनाना चाहते। जिस दिन पहचान बन जाएगी ना, उस दिन उनको कोई चारा नहीं रहेगा, उनको आना ही आना है। तो अब घर से बाहर नहीं आने का कारण ये है कि हम नंगे ना हो जाए। नंगे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि हम नंगे नहीं। हम में सभी नंगे हैं। इसलिए बस 12 से 4 दुनिया की कोई ताकत मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती। आज 4 से 6 शनिवार को और कल 12 से 4 और हर हफ्ते मेरा ये सिलसिला जारी रहेगा। कोई ठंड कोई गर्मी मेरे इरादों को कमजोर नहीं कर सकेगी। मेरे महामानवों की ज्योति मेरे अंदर है, उनकी बताई हुई बात मुझे समझ में आई है, उनका बताया हुआ मार्ग मैंने अपनाया है। इसमें कोई भी चीज बाधा नहीं बनेगी। आप इत्मीनान रखें। आप कल भी मुझे 12 से 4 और हर हफ्ते इसी तरह शनिवार को 4 से 6 और हर इतवार को 12 से 4 आप मुझे यहाँ पाएंगे। आप बेफिक्र रहें। आज 7वां हफ्ता हो चुका है उनको लगातार उस समाज की बात करते हुए, जिस समाज को अपने हकों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, जिसे ये समझ नहीं है कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो हम बात कर लेते हैं एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी से, जान लेते हैं कि आखिर ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये जो सरकार के साथ उनकी कशमकश शुरू हुई है, ये कब तक चलेगी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया संसार जी। जिस तरीके से सर इस मुद्दे को लेकर के आप चल रहे हैं, जो डिमांड्स आप लेकर के बैठे हुए हैं, आज बारिश हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, ठंड काफ़ी है, हर व्यक्ति अपने अपने घर में है, कोई अपने रूम में ब्लोअर लगा के बैठा है, कोई हीटर लगा करके बैठा हुआ है। किसी को ये चिंता नहीं है कि SC ST OBC समाज के लिए क्या होगा। और आप आज भी अपना काम करने के बाद कोर्ट से सीधा यहाँ पर आए हैं, जब लोग घर को जाते हैं, और आप यहाँ पर आकर के बैठ के समाज की बात करें। संसार जी, राष्ट्रपिता महामना ज्योतिर्मय फुले जी की जीवन से प्रेरणा ली है। विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से प्रेरणा ली है। पेरियर EV रामास्वामी नायकर जी से प्रेरणा ली है। और उनकी प्रेरणा से जिन लोगों ने ये बात हम तक पहुंचाई, चाहे वो DK खापर्डे जी हो, दीना बाना जी हो, कांशीराम जी हो, या फिर जिन्होंने उनके रास्ते पे चलते हुए जानें दे दी, जैसे जगदेव प्रसाद कुशवाहा, बिहार लेनिन हो, कर्पूरी ठाकुर हो, या यूपी में पेरियर ललई सिंह यादव हो, और आज के दौर में जैसे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव अपनी आहुति दे रहे हैं। अपनी जॉब की आहुति उन्होंने दे भी दी। डॉक्टर रितु सिंह जिन्होंने अपनी जॉब की आहुति दे दी है और अपनी आहुति देने में लगी हुई हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रेरणा स्रोत हैं जिनसे प्रेरणा लेकर मैं भी यहाँ जम्मू में बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे अपनी मांगों को लेकर बैठा हूँ। ये मांगे मेरी नहीं है, ये मेरे समाज की मांगे। आप जानते हैं, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा हो, जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मुद्दा हो, पॉलिटिकल रिजर्वेशन और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन खत्म करने का मुद्दा हो,
राइट टू लाइवलीहुड जो है, राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट बनाने का मुद्दा हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, इसको एक समान सबको दिलवाने का और संबल देकर या फाइनेंशियली फ्री करके जैसे भी बराबरी पे लाने का, हर कमजोर को ताकतवर के सामने खड़ा करने का मुद्दा हो, ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने का मुद्दा हो, भारत में लोकतंत्र की बहाली, संविधान की बात चलाना का मुद्दा हो, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो व्यवस्था परिवर्तन का है जी, उसका मुद्दा हो। तो ये मुद्दे सारे जो हैं मेरे इस देश के करीब 95% लोगों से वाबस्ता है, ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, इनसे वाबस्ता है, हमारी आने वाली नस्लों से वाबस्ता, आने वाली पीढ़ियों से जुड़े हुए ये मुद्दे हैं। मैं देख पा रहा हूँ उनका जीवन अंधकार से भर जाएगा। एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई है कि वो एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, स्वास्थ्य इतना महंगा कर दिया गया, स्वास्थ्य उन्हें नहीं मिलेगा, रोजगार उनसे बहुत दूर कर दिया गया है, पर्सनल सिक्योरिटी के नाम पे कहीं भी किसी को गोली मार दे, किसी बच्ची का बलात्कार करके पेड़ पे टांग दे, कोई पूछता नहीं है, और रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज मुझे दिखती नहीं है, एनार्की फैली हुई है इस देश में। तो इन सब मुद्दों को लेके यहाँ बैठना बड़ा जरूरी है। वैसे तो हजारों, लाखों, करोड़ों की तादाद में लोगों को निकलने की जरूरत है, मगर ये मेरा मानना है कि जब तक सबको समझ नहीं आती, मेरे जैसे उन लोगों को जिनको बात समझ में आती है अपनी आहुति देनी होगी। बारिश हो, ठंड हो, माइनस में टेम्परेचर हो, हमें रजाइयों में चैन नहीं आता संसार जी, हमें कंबलों में चैन नहीं आता, हमें परिवार में बैठ के वो सुख नहीं मिलता है जो आम लोगों को मिलता है। लिहाजा हम इस जद्दोजहद में लगे रहेंगे। ये काम, ये विद्रोह की चिंगारी और भड़केगी और हम इसे और भड़काएंगे, अपनी आहुति देके इसे आगे बढ़ाएंगे। लड़ाई को शुरू किया आपने, कशमकश चल रही है सरकार के साथ, कुछ मैसेजेस आते हैं, कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आते हैं कि अब क्या करना है, आपको इस धरने को आगे कैसे बढ़ाना है, या फिर इस धरने को किस तरीके से चलाना है? हाँ, बहुत सारे साथियों के बाहर से भी फ़ोन कॉल्स आए हैं, यहाँ भी JNK में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो समर्थन करते हैं और बात भी करते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी लोग आते हैं, 5-6 एजेंसी के लोग, हर लोग मेरे बैठते ही रोज हर धरने वाले दिन चले आते हैं, आज भी आए थे। वो पूरा फोटो वोटो ले जाते हैं, कुछ वीडियो बना लेते हैं, कुछ बातचीत पूछते हैं, मेरी डिमांड्स के बारे में बात करते हैं। तो लगातार ये एक सिलसिला जारी रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संविधान और कानून के दायरे में बैठ के अपनी बात कह रहा हूँ। तो सरकार अपने एजेंसी के लोगों को भेज के भी पता करती है, बाकी सोशल मीडिया भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, अब जैसे मेरे जो भाई हैं, जो मीडिया के साथी हैं, उनका बहुत एक साथ सहयोग मिल रहा है। तो इस तरह से ये बात हर जगह जाने में एक जो प्रयास है वो हमारा लगातार निरंतर जारी रहता है। उम्मीद है लोग जागेंगे और ये बात आगे बढ़ेगी। ये जो प्रयास हो रहा है, लोगों को समझने में कठिनाई क्यों हो रही है? समझ आ रहा है कि समझना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, एक तो धर्म की अफीम ऐसी खिला दी गई है कि लोग खुद को हिंदू समझने लग गए हैं, जबकि वो हिंदू है नहीं। वो तो पुश्तैनी बाई बर्थ बुद्ध थे। आज भी उनके घरों के आचरण और उनके घरों का जो रहन सहन और जिंदगी जीने की शैली और ढंग जो है, उससे ये पता चलता है कि वो आज भी बुद्धिस्ट ही हैं। मगर कहीं ना कहीं मनुवादी जो विदेशी यहाँ पे आके घुसपैठ करके यहाँ बस गए हैं और हमारे देश पे जिन्होंने हमारी देश की व्यवस्था को कब्जा कर लिया है, वो उन्हें ये समझाने में कहीं कामयाब हो गए हैं कि वो हमारे लोग हिंदू हैं और हिंदू तो बेसिकली ब्राह्मणों का गुलाम होता है। अब उन्हें ये बात समझ नहीं होगी, जब तक वो हिंदू रहेंगे, ना शासन में उनकी हिस्सेदारी होगी, ना प्रशासन में, ना न्यायपालिका में, ना मीडिया में, ना देश के साधनों संसाधनों में, ना उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा। ये उन्हें समझना होगा। तो मुझे लगता है ये मुख्य कारण है। और दूसरा कारण ये है कि वो बाबा साहब, फुले साहब, बुद्ध, कबीर, रैदास जो हमारे महामानव है, या तो इनके बारे में जानते नहीं, और जानते हैं तो इनकी विचारधारा के बारे में नहीं जानते, और अगर विचारधारा के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो वो मजीद आगे और स्टडी नहीं कर रहे, गहराई से उस बात को नहीं समझना चाहते जो बाबा साहब ने अपने जीवन के तकरीबन अंतिम दिनों में कही, जब उन्होंने ये कहा कि अपनी जान की परवाह नहीं करना, अपने सरधड़ की बाजी लगाकर इस कारवां को आगे बढ़ाना, और अगर कहीं ये आप ना कर सको तो इसे पीछे आने के लिए हर मुमकिन कोशिश करके रोकना। तो ये बातें बाबा साहब की और फुले साहब की जो है
और जो हमारे महामानवों का दिखाया रास्ता है, चाहे वो क्रांति युग पुरुष कबीर जी हों, क्रांति युग पुरुष रैदास जी हों, क्रांति युग पुरुष सैन जी हों, गोरे जी महाराज हों, जितने भी हमारे क्रांति युग पुरुष हुए हैं, उनकी बात मुझे लगता है लोगों को सही तरीके से समझ नहीं आ रही। मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा, इन क्रांतिकारी महामानवों के विचारों को पढ़ें और अपने अंदर ऊर्जा पैदा करें। जैसे कबीर जी की 2 लाइनें मैं आपको बताऊं, सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। इसको सुनने के बाद भी क्या कोई रजाई में बैठ के या कंबल में बैठ के इस मौसम का आनंद ले सकता है? मुझे लगता नहीं। तो उन्हें ये विचार पढ़ने होंगे और ये विचार उन्हें प्रज्वलित करेंगे, उनके अंदर एक चिंगारी भड़काएंगे, और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में वो भी मेरी तरह सड़कों पे उतरेंगे और इस कारवां को आगे बढ़ाने की बात ये है कि आप शनिवार और रविवार को अपने धरना को जो है वो कंटिन्यू रखे हुए हैं। अब कल एतवार है और अगर कल बारिश होती है तो क्या आप तब भी धरने पर आएंगे यहाँ? संसार जी, बारिश क्या, आंधी तूफान आए, बिजली गिरे, मेरा कल जैसे कि आपको पता है 12 से 4 का समय है जी। नहीं हिलूंगा यहाँ से, जो भी होना हो जाए। कोई भी आंधी तूफान बारिश मेरे इरादों को कमजोर नहीं कर सकती। जब इतनी बड़ी क्रूर फासिस्ट व्यवस्था से मैं लड़ रहा हूँ, तो ये बारिश और ठंड और बर्फ और ये चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं। मेरे दिमाग में जो विचार है मेरे महामानवों का, जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उसमें इतनी आग है कि अगर यहाँ -40 भी टेम्परेचर होगा, आप मुझे यहाँ ऐसे ही बैठे हुए देखेंगे। 12 से 4 दुनिया की कोई ताकत मुझे यहाँ से नहीं हटा सकती। आज 4 से 6 शनिवार को और कल 12 से 4, और हर हफ्ते मेरा ये सिलसिला जारी रहेगा। कोई ठंड कोई गर्मी मेरे इरादों को कमजोर नहीं कर सकेगी। मेरे महामानवों की ज्योति मेरे अंदर है, उनकी बताई हुई बात मुझे समझ में आई है, उनका बताया हुआ मार्ग मैंने अपनाया है। इसमें कोई भी चीज बाधा नहीं बनेगी। आप इत्मीनान रखें। आप कल भी मुझे 12 से 4 और हर हफ्ते इसी तरह शनिवार को 4 से 6 और हर इतवार को 12 से 4 आप मुझे यहाँ पाएंगे। आप बेफिक्र रहें। रिटायर्ड CEO तरसेम मूल निवासी यहाँ पर पहुंचे हैं, इस धरने का हिस्सा बने। अब पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी समाज इस आंदोलन की ओर बढ़ने लगा है। कभी कहाँ है, इसे भी समझना होगा कि लोगों को ये चीज़ें समझने में परेशानी क्यों हो रही है या समझना नहीं चाहते। बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया संसार जी। आप लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए आप लड़ रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ें समझ आने में दिक्कत कहाँ? सबसे पहले संसार जी एक बार फिर आपके RTI चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारी मूवमेंट को 50% जो है ना आप हाईलाइट कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे लोगों को समझ नहीं लग रही है, आप इसका शॉर्टकट आंसर देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो हमारे सीनियर एडवोकेट बसोतरा साहब का जो स्टेप है, ये जो वही लोग जान सकते हैं जो लोग थोड़ा बहुत जहन रखते हैं, या लोग जो अपने इतिहास को जानते हैं। आम आदमी के बात की ये बातें नहीं है। अगर हम देखें, अगर पुराने इतिहास में देखें तो जब शुरू किया था, चाहे वो ज्योतिराव फुले थे, अकेले ही शुरू कर दिया है ना। कांशीराम साहब थे तो एक बंदा था, तभी वो मीटिंग कर लेते थे। तो जब बाबा साहब चलते थे तब कौन से जहाज थे, है ना। जलंधर आने के लिए उनको 7-7 दिन ट्रेन पर लगते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं सोचता हूँ कि लोग साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे में जिन लोगों को अपना इतिहास, अपनी संघर्षों के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, उनको सही जानकारी ना होने के कारण वो साथ नहीं देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़े लोग फोन करते हैं कि बसोतरा साहब वहाँ बैठे हैं तो क्या बनेगा। मैं उनको बोलता हूँ बने या ना बने, ये क्वेश्चन क्यों पूछते हो? क्या आप इसके हिस्सेदार बनना चाहते हो? अगर बनना चाहते हो तो बन क्यों नहीं रहे? नहीं बनना चाहते तो कारण बताओ। ना उनके पास नहीं बनने का कारण है, ना उनके पास जहां आने का कोई बहाना है। तो मुझे लगता है कि ये जो सुविधा बगैर संघर्ष के हमें मिल गई, जो हम डिजर्व नहीं करते थे, वो किसी की करवाने की वजह से जब कोई चीज वो मिल जाती है तो वो उसको संघर्ष का
वो नहीं समझते कि संघर्ष कारण था इसका, वो समझते हैं कि ऊपर वाले परमात्मा की वजह से मिला है, तो वे सारा श्रेय जो है परमात्मा को दे रहे हैं। तो जबकि परमात्मा अगर होता तो ये सारी सुविधाएं हमें हजारों साल पहले मिल जानी चाहिए थी। अब उस चीज का पढ़ने के बाद अगर बसोतरा साहब को एहसास हुआ है, आपको हुआ है, मेरे जैसे साथी को हुआ है, तो हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे बसोतरा साहब कह रहे थे कि हमारे ऊपर जो दूसरे जो हमारे विरोधी लोग हैं वो हमारे से ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि जिसके मन में डर होता है ना वो ज्यादा मेहनत करता है। तो वो हमारे लोगों को सिर्फ जो हिंदू रूपी जो चादर है ना, उस चादर को ओढ़ने में वो कामयाब हो गए हैं। तो यही कारण है कि हिंदू धर्म के साथ ज्यादा उनकी अटैचमेंट की वजह से वो उससे अलग दिखना नहीं चाहते। जितने मर्जी उनकी बेइज्जती हो जाए, उनको शरेआम जूते पड़ जाए, लेकिन वो हिंदू धर्म के खिलाफ या हिंदू धर्म से अलग नहीं पहचान बनाना चाहते। जिस दिन पहचान बन जाएगी ना, उस दिन उनको कोई चारा नहीं रहेगा, उनको आना ही आना है। तो अब वो शुक्लुकी कर रहे हैं, दूर से देखते होंगे क्या कोई आया कि नहीं आया है। बात तो ठीक है, कहते हैं बात तो ठीक है, हाँ जो डिमांड्स रखी हैं जायज हैं। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ये बिल्कुल इशू हमारे हैं, लेकिन इशू हमारे हैं तो घर से बाहर नहीं आने का कारण ये है कि हम नंगे ना हो जाए। नंगे हैं लेकिन उनको लग रहा है कि हम नंगे नहीं, हमाम में सभी नंगे हैं। इसलिए बस उनको ये किंद होता है ना, किंद कि मन में कोई शर्म, कोई जज्बा, लोग क्या कहेंगे। हाँ, लोग मतलब वो नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग तो ऐसे भी कहते रहते हैं। हमारे लोगों ने किसको स्पेयर किया है, जो हमारे विरोधी लोग हैं। दलित हैं तो फिर इससे ज्यादा नीचे कहाँ जाएंगे, क्या कहेंगे लोग? बिल्कुल नहीं। जब हम उनके सामने हम बातें सुनते थे कि भाई हमारे लोगों के गले में ये बांधा जाता था। हाँ, अब जब राष्ट्रपति को एक को मंदिर नहीं जाने दिया, दूसरे को बुलाया नहीं, तो अगर इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पलें हमारे सामने हैं, तो अब इससे बड़ी और कौन सी एग्जाम्पल लेनी है? तो इससे तो यही लग रहा है कि समाज जो है ना, ये खुदगर्ज है। मैं तो कहूँगा बेईमान भी है, क्योंकि बेईमान और खुदगर्ज वो समाज होता है जो अपने महापुरुषों की कुर्बानी को याद नहीं करता। समाज खुदगर्ज है या वो नेता खुदगर्ज हैं जो उन्हें गलत रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं, जो जहाँ आने नहीं दे रहे, समझने नहीं दे रहे मुद्दों को। दो बातें संसार जी, दो बातें। अगर तो हम ये कहें कि समाज धोखेबाज नहीं है तो बात पचती नहीं। मान लीजिए मैं धोखा दे रहा हूँ, तो क्या समाज को मुझे जांचना नहीं चाहिए? एक बार, दो बार, तीन बार, तो नेता तो धोखेबाज होंगे ही होंगे। लेकिन जो समाज है, जो मिडिल क्लास है, एक तो जो ऊपर चले गए उनको समझौते करने हैं, एक तो गरीब है उसको पता नहीं चला। जो मिडिल क्लास, जो जिसकी जो रोटी खाता है, जो पूरा पता बाहर निकलता है, नहीं उसको देखना, उसको अगर बाई दी उसको एक धोखा हो गया, मान लिया पता नहीं चला, दूसरा धोखा हो गया, नहीं पता चला, मैं कहना तीसरा भी हो गया। लेकिन जब चौथी पीढ़ी के साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर तो बस तो समाज का भी कसूर है। बिल्कुल, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। सवाल ये था कि नेता गुमराह करते हैं या समाज का भी कसूर है। तो तरसेम मूल निवासी जी ने इस चीज को बखूबी कहा है कि सिर्फ नेता ही नहीं, समाज का भी कसूर है। उन्हें भी ये समझना होगा कि उनके हक क्या है, उन्हें भी ये जानना होगा कि किन नेताओं से सावधान रहना है। उन्हें भी 70-75 साल में ये समझ लेना था कि उन्हें किस ओर जाना है। मेरे ख्याल से ये आखिरी समय होगा, इसके बाद फिर मौका नहीं आएगा जब ये समाज अपने हक मांग पाएगा, या फिर कोई अम्बेडकर आके या कोई एडवोकेट अशोक बसोत्रा इनके लिए आकर के या लड़ाई लड़ेगा और इनकी बात करेगा। जो लोग मेरे साथ बैठे हैं, ये आपके बहुजन समाज के हितों की लड़ाई करने के लिए बैठे हैं, लड़ने के लिए बैठे हैं। आपको भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना होगा, नहीं तो आप खुद समझते हैं कि क्या होगा और क्या होने वाला है। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।